सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बिंदास होंगे, अपना काम टाइम पे करते आ रहेंगे। तो मैं आशीष आप लोग के लेके आया हूँ बिहार बोर्ड 10th क्लास का वायरल क्वेश्चन पेपर जो 2026 में एग्जाम होने वाला है। देखिए दोस्तों, यहाँ सेशन क्या लिखा है, 2026 लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप ही का प्रश्न रहेगा। ठीक है, आप लोग का प्रश्न ऐसा ही रहेगा, बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा। देख लीजिए, आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। क्या करेंगे? आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव, जितना बिहार बोर्ड में पूछा गया है सारा का हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। अगर आप लोगों ने क्रैश कोर्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया, वहां से जाके आप लोग क्रैश कोर्स वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न साइंस का है। क्या है? साइंस का, विज्ञान का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये बिहार बोर्ड में डायरेक्ट यहीं से प्रश्न आएगा। ठीक है, इसमें हम लोग का पहला प्रश्न क्या कहता है, आपको प्रश्न देख के ही पता चल जाएगा कि कौन कौन प्रश्न आने वाला है। लेकिन ये दोस्तों 100% गारंटी है कि ये जो प्रश्न पत्र है, ये जो दिया है, ये प्रश्न पत्र आएगा ही आएगा दोस्तों। क्या आएगा? ये आएगा ही आएगा। 100% इसकी गारंटी है, क्योंकि ये खास बिहार बोर्ड की तरफ से तैयार किया हुआ पेपर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की दोस्तों फोकस दूरी क्या होती है? शून्य होती है, ऋणात्मक होती है, अनंत होती है, या धनात्मक होती है? बताइए क्या होती है समतल दर्पण की फोकस दूरी। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? अनंत होती है। क्या होगी? अनंत होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न क्या कहता है हम लोग का, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनती है। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होती है, रियल इमेज, दर्पण के किस ओर बनती है? दर्पण के पीछे, दर्पण के आगे, ए और बी दोनों होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो क्या बनती है? दर्पण के आगे बनती है। क्या बनती है दोस्तों? वो दर्पण के आगे बनती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्लास को पूरा देखिए दोस्तों, क्लास को जब देखिएगा पूरा तो ही मजा आएगा, क्योंकि ये प्रश्न हूबहू बिहार बोर्ड में छपेगा ही छपेगा। देखिए दोस्तों, आपको प्रश्न देख के ही, यानी कि प्रश्न पत्र आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि क्या ये प्रश्न आएगा, हाँ या ना। ठीक है, यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन, यानी कि परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच कौन होगा। कहता है कि आपतन कोण अगर 30 डिग्री होगा तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच कोण क्या बनेगा? 30 डिग्री बनेगा, या फिर 15 डिग्री, 120 डिग्री, या 60 डिग्री? बताइए दोस्तों इसमें ऑप्शन कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको ये सॉल्व करके अगले क्लास में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न हुबहू इसी टाइप का छप जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लास को अंत तक बने रहिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग का अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, एक दर्पण पर आपतित किरण की चाल सी है तो परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगी? C/2 होगी, या फिर C/3, C/4, या फिर डी? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग का प्रश्न का क्या कहता है कि एक दर्पण पर क्या होता है, आपतित प्रकाश की जो चाल होती है वो सी है, तो परावर्तित प्रकाश की चाल दोस्तों पता है क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी नहीं, सी हो जाएगा। सी कहाँ है? डी नंबर पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग का आगे का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, एकदम वीडियो को दोस्तों क्लास में एकदम आगे तक बने रहें। ठीक है दोस्तों, क्या क्लास में पूरा अंत तक बने रहें, और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए बच्चों। ठीक है, क्लास को शेयर कर दीजिए। अगर क्लास शेयर कर दीजिएगा तो बहुत अच्छी रहेगी। आगे है, गोलीय दर्पण में क्रांति चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। यानी कि गोलीय दर्पण में क्रांतीय चिन्ह, जो चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होता है, मूल बिंदु क्या लिया जाता है? फोकस पर लिया जाता है, वक्रता केंद्र पर लिया जाता है, ध्रुव पर लिया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट में भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप लोग? कमेंट कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, ये प्रश्न हूबहू बिहार बोर्ड में पूछा ही पूछा जाएगा। क्या ये प्रश्न हूबहू बिहार बोर्ड में पूछा ही जाएगा, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रश्न देखकर ही आप बता सकते हैं कि कितना आने की चांस है या नहीं है।
तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ध्रुव पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्लास को एकदम पूरा देखिए दोस्तों, प्रश्न पत्र देख के ही पता चल रहा है कि हूबहू छपने वाला है। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति क्या होती है दोस्तों? बढ़ती है, घटती है, या फिर समान रहती, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? जब प्रकाश सघन माध्यम से जब विरल माध्यम की ओर जाती है तो क्या होती है दोस्तों? तो आप लोग को पता होगा दोस्तों कि जब प्रकाश क्या होता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो क्या होती है दोस्तों? बढ़ जाती है। क्या होती है? उसकी गति क्या होती है? बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? देखिए आगे का प्रश्न कहता है अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है, यानी कि अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? आप ए आवृत्ति बदलती है, या तरंग दैर्ध्य बदलती है, या रंग, या फिर ए और बी दोनों हो जाएगा। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहिए ना आपको तो मैंने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। ठीक है, क्या किया मैंने, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, वहां से जाके आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वहां से जाके आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक और चीज़ डाला है, क्रैश कोर्स 2026 का मैंने लिंक डाल दिया 10th क्लास, स्पेशली 10th क्लास के बच्चों के लिए। किसके लिए? स्पेशली मैंने 10th क्लास बच्चों के लिए डाल दिया है। ठीक है दोस्तों, किसी प्रकार का अगर आपको कोई सुविधा चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। ठीक है, और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने बनाया है। क्या बनाया? एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिसमें कि आप लोग चैट के माध्यम से हम लोग को चैट कर सकते हैं, और कोई प्रश्न होगा आपका तो हूबहू वहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए देखो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी तरंग दैर्ध्य। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी तरंग दैर्ध्य। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्लास को पूरा लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, तभी 80 से 80 क्वेश्चन लड़ जाएगा। कितना? 80 क्वेश्चन है इसमें कुल मिला के। बिहार बोर्ड में आपके 100 मार्क्स का ये 100 नंबर का ये क्वेश्चन रहता है। ठीक है, उसमें से 20 नंबर आपको कहाँ दिया जाता है? प्रैक्टिकल में दिया जाता है, जो कि और 80 नंबर कहाँ दिया जाता है? आपको इसमें दिया जाता है। ठीक है, यानी कि पेपर से आपको 80 नंबर मिलता है, अब 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिलता है। ठीक है, ये सब दोस्तों आपको पता ही होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है हम लोग का? प्रश्न संख्या 8 कहता है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की राशि क्या होगी, यानी कि 50 सेंटीमीटर दूरी वाले लेंस की शक्ति क्या होगी? बताइए दोस्तों 0.5D होगी, या फिर 2D, या 1D, या 5D? बताइए दोस्तों, कहता है यहाँ पे 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति क्या होगी दोस्तों? दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि 50 सेंटीमीटर फोकस वाले दूरी लेंस की जो शक्ति हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 0.5D। क्या होगा दोस्तों? 0.5D इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.5D हो जाएगा। देखिए दोस्तों मैं सॉल्व करके इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है दोस्तों, और आपके लिए अभी टाइम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? आपके लिए टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में 60 दिन ही बचे। कितने दिन बचे हैं दोस्तों? मात्र 60 दिन ही बचे हैं। इसमें आपको क्या करना है? बेहतर से बेहतर तैयारी करना है दोस्तों। जो भी हेल्प होगा दोस्तों हम लोग करने के लिए तैयार हैं। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का साइंस का पेपर है। क्या है? ये हम लोग का साइंस का पेपर है। अगर आप लोग इसको पूरा देख लीजिएगा ना तो आपको 80 नंबर कोई नहीं काट सकता। कितने नंबर दोस्तों? आपको 80 नंबर कोई नहीं काट सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? आप लोग कमेंट में करके ही बताइएगा, और एक बार क्या कीजिएगा दोस्तों, सारा वीडियो जितना है हम लोग का शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तेलीय कागज होता है, यानी कि जो तेल में डूबा कागज होता है वो क्या होता है दोस्तों? पारदर्शक होता है, या अपारदर्शक होता है, या पारभाषक होता है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों जो तेलीय कागज होता है वो कैसा होता है दोस्तों? एकदम हूबहू दोस्तों बिहार बोर्ड में पूछा ही जाएगा। क्या होगा दोस्तों कि बिहार बोर्ड में ये हूबहू पूछा ही जाएगा। जो देखिए दोस्तों जो तेलीय कागज होता है वो क्या होता है? पारभाषक होता है। क्या होता है दोस्तों? पारभाषक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, वो पारभाषक होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों ये प्रश्न क्या है? प्रकाश से रिलेटिव है। ठीक है, 10 नंबर प्रकाश से रिलेटिव है। अगर आप लोग को वीडियो इसका देखना है तो प्ले लिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए दोस्तों आपके पास उतना समय है नहीं, लेकिन क्या कीजिए आप एक बार 2x में, कितना देखिए दोस्तों, आप 2x में एक बार जा करके वहाँ देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, 2x में अगर देख लीजिएगा, अगर बाय चांस मान के रखिए एक अगर क्लास हम लोग का कितना 1 घंटे का है, कितना 1 आवर का अगर क्लास है हम लोग का, अगर आप लोग
2x में देखिएगा ना तो वहाँ कितना, वहाँ मात्र आधे घंटे का क्लास हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, मात्र आधे घंटे का वो क्लास हो जाएगा, ठीक है। जाके इसको 2x में ही देखना है आप लोग को, ठीक है, 1x में नहीं देखना है दोस्तों, क्योंकि अगर आप लोग 1x में देखिएगा ना तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए टाइम को मुद्दे में रखते हुए आपका काम करना है, ठीक है। जितना प्लेलिस्ट बना हुआ है ना यूट्यूब में हमारे, वहाँ पे जाके आप लोग सारा एक बार प्लेलिस्ट कितना देखना है, देखिए दोस्तों कितना हम देखना है आपको 2x में जाके देख लेना है, ठीक है। चलिए हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। क्या है, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, यानी दोस्तों प्रकाश की चाल शून्य कब होगी, यानी कि न्यूनतम कब होगी, जल में होगी, निर्वात में होगी, या कांच में दोस्तों, या फिर वायु में। बताइए कि प्रकाश की चाल न्यूनतम कब होती है, बताइए दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट में भी दे सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, प्रकाश की जो चाल न्यूनतम होती है वो कांच में होती है। किसमें होती है, कांच में, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, कांच में होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग का दोस्तों 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है, बताइए। 11 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि बताना है कि किस भाग में मानव नेत्र की जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि वस्तु का जो प्रतिबिंब दोस्तों कहाँ बनता है ये बताना है। देखिए दोस्तों, कोर्निया में बनता है, या पारितंत्रिका में बनता है, या पुतली में बनता है, या फिर दृष्टि पटल में बनता है। यानी कि जो हम लोग वस्तु इमेज जो हम लोग का बनता है दोस्तों आँख के द्वारा, वो कहाँ बनता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये जो इमेज बनता है ना, ये कहाँ बनता है, दृष्टि पटल में बनता है। कहाँ बनता है दोस्तों, दृष्टि पटल में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, दृष्टि पटल, ठीक है। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, कहता है नेत्र का पारदर्शी अग्र भाग कहलाता है, यानी कि नेत्र का पारदर्शी जो अग्र भाग होता है ना, उसके आगे वाला भाग वो क्या कहलाता है दोस्तों, आइरिस कहलाता है, कोर्निया कहलाता है, लेंस कहलाता है, या फिर रेटिना कहलाता है। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि नेत्र का जो पारदर्शी अग्र भाग होता है ना, वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो कोर्निया कहलाता है। क्या कहलाता है, कोर्निया कहलाता है। कोर्निया कहाँ है दोस्तों, कोर्निया है ऑप्शन नंबर डी में। कहाँ है कोर्निया, कोर्निया ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। एकदम ध्यान से क्या कीजिएगा दोस्तों, हेडफोन लगा लीजिएगा, आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आगे का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, देखिए, वॉइस का टेंशन नहीं लीजिए दोस्तों। वॉइस कुछ कुछ आपको प्रॉब्लम भी आ रही है, उस पर फोकस नहीं कीजिए, आप लोग प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न को पढ़ के आप लोग जवाब भी दे सकते हैं। आगे का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष दू क्या है, कौन सा दोष सुधारा जाता है, यानी कि बाइफोकस लेंस जो लगती है उसके द्वारा कौन सा दोष जो दोस्तों सुधारा जाता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि जब जरा दृष्टि दोष होता है दोस्तों, किसी व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष, तो क्या हो लगता है, वो जरा दृष्टि दोष जो सुधारा जाता है, किसे सुधारा जाता है, जरा दृष्टि दोष जो सुधारा जाता है वो बायफोकल लेंस से सुधारा जाता है। किससे सुधारा जाता है, बायफोकल लेंस से जरा दृष्टि दोष सुधारा जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। क्लास को पूरा देखिए दोस्तों, क्लास अगर आप लोग पूरा देखिएगा ना तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। आगे है, रोडस क्या है, रोडस कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनाशील होती है, यानी कि रोडस कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनाशील होती है दोस्तों, रंग होगा, तेज रोशनी होगा, या फिर धुंधली रोशनी होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, रोडस कोशिकाएं जो होती है ना, वो क्या होती है कि वो होती है धुंधली रोशनी की ओर। कौन सी होती है दोस्तों, वो संवेदना जो करती है ना, वो धुंधली रोशनी की ओर करती है। किसकी ओर, धुंधली रोशनी की ओर। तो धुंधली कहाँ लिखा है दोस्तों, धुंधली रोशनी कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, बताइए। आप लोग कॉमेंट कीजिए दोस्तों, कॉमेंट कीजिए। ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है, यानी कि दोस्तों बताना कि ब्लाइंड स्पॉट जो होता है उसमें नहीं होता है। क्या नहीं होता है, पहला ऑप्शन दिया यहाँ, कोर्निया नहीं होता है, रोडस और कॉन्स नहीं होता है, पुतली नहीं होता है, या लेंस नहीं होता है। बताइए दोस्तों कि ब्लाइंड स्पॉट जो होता है उसमें क्या नहीं होता है, बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये जो ब्लाइंड स्पॉट जो होता है उसमें क्या नहीं होता है, रेडॉक्स और कॉन्स नहीं होता है। क्या होता है, रेडॉक्स और कॉन्स नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
क्लास अगर अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जितना भी क्लास कराया जाएगा ना सारा का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साइंस का भी ये चल रहा है, ठीक है, और भी आपको पेपर कराया जाएगा दोस्तों, और भी साइंस का पेपर कराया जाएगा, सामाजिक विज्ञान का कराया जाएगा, संस्कृत का कराया जाएगा, हिंदी का कराया जाएगा, मैथ का कराया जाएगा, ठीक है दोस्तों, बहुत चीज कराया जाएगा, इंग्लिश का कराया जाएगा, आपको सारा का सारा पेपर इसी टाइप का है दोस्तों। अगर इसका पीडीएफ भी चाहिए ना तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं दोस्तों। टेलीग्राम का लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। आप लोग के लिए क्या किया मैंने, डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है, ठीक है दोस्तों, ताकि आप लोग किसी प्रकार का कोई सुविधा ना, यानी कि किसी प्रकार कोई झंझट ना हो कि खोजने में। लिंक पे जैसे क्लिक कीजिएगा डायरेक्ट टेलीग्राम में पहुंच जाइएगा। जितना पीडीएफ है सारा चीज़ वहाँ फ्री है दोस्तों, सारा चीज़ फ्री। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, क्लास देख सकते हैं। अगर आपको चैट करना है दोस्तों तो क्या कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग चैट भी कर सकते हैं। इतनी सारी सुविधाएं आप लोग को मिल रही है दोस्तों, तो इसका लाभ उठाइए, ठीक है। कहता है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, यानी कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है ये बताना है। चुंबकीय, ऊष्मीय, रासायनिक या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों 80 प्रश्न है, हूबहू बिहार बोर्ड में यही छप जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हूबहू बिहार बोर्ड में यही छप जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन होगा ना दोस्तों 16 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 का बी, उष्मीय हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, उष्मीय, 16 का बी हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग 17 नंबर क्या कहता है, किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे 4 उपकरण दिया है दोस्तों, तो उसमें बताना है कि धन प्लस होता है और ऋण माइनस नहीं होता है। किसमें नहीं होता है, किसमें होता है दोस्तों, ए मीटर में या वोल्ट मीटर में या कुंडली में या फिर विद्युत सेल में। बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा राइट ऑप्शन दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कुंडली जो होता है ना, कुंडली में उसमें क्या होता है कि धन धन क्या होता है, प्लस होता है, और ऋण जो है माइनस, ये दोनों क्या होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कुंडली हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कुंडली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, देखिए आगे का प्रश्न हम लोग का इंग्लिश हिंदी दोनों दिया है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये इंग्लिश वाले छात्र के लिए है, ठीक है, और ये जो है हिंदी वाले छात्र के लिए। तो जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम में देखते हैं ना, जैसे कि इंग्लिश में वो पेपर देंगे तो इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं और हिंदी मीडियम भी दोनों देख सकते हैं ये पेपर, ठीक है दोस्तों, दोनों देख सकते हैं, तो आपको सुविधा हो जाएगा, ठीक है। क्या कहता है यहाँ, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट यानी डब्ल्यू के बराबर होता है। आपको बताना है कि कौन सा मात्रक जो है वाट के बराबर होता है दोस्तों, जे बाय सी स्क्वायर या फिर जे बाय सी यानी कि J-1 बाय S-1 या फिर J-2 बाय S-2। क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर पता है दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मैं ये सॉल्व करके इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा जाएगा। क्या जाएगा, टाइम ज़्यादा जाएगा, ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ। इसलिए डायरेक्ट मैं आपको सिर्फ आंसर बता दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। पीडीएफ आपको मिलेगा, पीडीएफ आपको मिलेगा, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। विद्युत हीटर के तारों की कुंडली बनी होती है, यानी कि आपको बताना है कि विद्युत हीटर के तारों की कुंडली जो बनी होती है वो क्या होती है, तांबे की होती है, जस्ता की होती है, या टंगस्टन की होती है, या फिर नाइक्रोम की होती है। यानी कि विद्युत हीटर, डायरेक्ट आप लोग समझिए, हीटर हीटर जो होता है ना, हीटर हीटर का जो तार होता है ना, तार वो जो लपटा रहता है दोस्तों, किस टाइप का लपटा रहता है, ऐसे जिग जैक लपटा रहता है। एक मिनट बना देता हूँ मैं। इस टाइप का जो तार लपटता है ना हीटर में दोस्तों, इस टाइप का वो तार बताना है आपको कि वो कौन से धातु की बनी होती है, तांबा की, जस्ता की, टंगस्टन की या फिर नाइक्रोम की, किससे बनी होती है दोस्तों बताइए। तो देखिए दोस्तों वो जो धातु बनी होती है ना वो किससे बनी होती है, नाइक्रोम से बनी होती है। किससे होती है, नाइक्रोम से। तभी क्या होता है दोस्तों, ये हीट हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, ये लाल हो जाता है एकदम, पूरा ज्वालामुखी से पूरा हीट, ठीक है। चलिए अपने अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, आगे का प्रश्न कहता है दोस्तों, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, यानी कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं दोस्तों।
बल कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग को ऊर्जा कब मिलता है? कब मिलता है बताइए? नहीं सॉरी, हम लोग कार्य जब करते हैं तो किसकी खपत होती है? ऊर्जा की खपत होती है दोस्तों। ऊर्जा की जब खपत हो जाएगी तो क्या होगा? फिर हम लोग कार्य करेंगे, कार्य करेंगे फिर ऊर्जा मिलेगी। इस टाइप का होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, आगे का प्रश्न क्या कहता है हम लोग का? आगे का प्रश्न कहता है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव प्रभाव जो होता है उसकी खोज किसने की? बताइए दोस्तों, किसने की? ऑस्ट्रेट ने की, एम्पियर ने, बोर ने, या फिर फेराइडे ने? देखिए दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है वो ऑस्ट्रेट ने की थी। क्या की थी? ऑस्ट्रेट ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं देना है क्लास में। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं देना है क्योंकि समय आपके लिए बहुत ही मूल्य है। ठीक है, जितना भी क्लास होगा आप 2x में देखिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा ना दोस्तों तब आप नॉर्मल में देखिएगा। ठीक है, वरना 2x में बहुत देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, चुंबकीय बल रेखा की प्रवृत्ति यानी कि प्रकृति कैसी होती है? चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, क्या होती है? काल्पनिक होती है, वास्तविक होती है, ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों। देखिए देखो दोस्तों, आपको पता होगा कि चुंबकीय बल रेखा की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है? वास्तविक होती है। क्या होती है दोस्तों? वास्तविक होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न क्या कहता है? आगे का प्रश्न नंबर कितना संख्या है दोस्तों? प्रश्न संख्या 23। 23 देखिए क्या कहता है? 23 कहता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। यानी कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, ए मीटर कहते हैं, या फिर मोटर कहते हैं? देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की शक्ति को हम लोग जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हम लोग उसको जनित्र कहते हैं। ठीक है, जनित्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग कितना 80 प्रश्न करना है? कितना करना है हम लोग को? 80 प्रश्न करना है दोस्तों। ठीक है, एकदम क्लास को पूरा अच्छे से देखिए। ठीक है, आगे का प्रश्न है दोस्तों, लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध यानी कि लघु पतन के समय परिपथ का जो प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? परिवर्तित नहीं होता है, बहुत कम हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि लघु पतन के समय क्या होता है कि परिपथ की जो शक्ति होती है क्या होती है दोस्तों? वो बहुत कम हो जाता है। क्या होता है? प्रतिरोध की जो शक्ति होती है ना दोस्तों वो बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। एक काम कर सकते हैं दोस्तों, पता है क्या कर सकते हैं आप लोग? पहले क्लास को आप लोग नॉर्मल देखिएगा। ठीक है, नॉर्मल देख के फिर क्या कीजिएगा? क्लास को 2x में देखिएगा। कितना दोस्तों? आप लोग क्लास को 2x में देख लीजिएगा। ठीक है, तब आप लोग क्लास को बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा दोस्तों, बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए हम लोग देखिए दोस्तों, 25 प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व है। यानी कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व क्या है? हीलियम है, एल्यूमिनियम है, यूरेनियम है, या फिर क्रोमियम है? बताइए दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने की जो ऊर्जा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उसको यूरेनियम कहते हैं। यानी कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम लोग को क्या चीज़ का जरूरत है? यूरेनियम का जरूरत है। क्या है दोस्तों? यूरेनियम का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? यानी कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बताइए दोस्तों, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बताइए, कोयला है, सूर्य है, पानी है, या फिर लकड़ी? तो देखिए दोस्तों, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है ना दोस्तों वो क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य। यानी जिसको सौर ऊर्जा भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? 27 है, प्रश्न संख्या 27 है। क्या है कि निम्न में किसका अर्थ जल होता है? यानी निम्न में किसका अर्थ जल होता है? पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो, या फिर हाइड्रो का? तो देखिए दोस्तों, इसमें जो जल का जो अर्थ होता है ना दोस्तों वो क्या होता है? हाइड्रो को होता है। क्या दोस्तों? हाइड्रो को कहते हैं। किसको कहते हैं? हाइड्रो को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न क्या कहता है आइए देखते हैं। 28 प्रश्न संख्या क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है?
यानी आपको बताना है कि कौन सा युग्म जो दोस्तों एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। ये देखिए दोस्तों, ये केमिस्ट्री का प्रश्न है। क्या है? केमिस्ट्री का प्रश्न। पीछे हम लोग फिजिक्स का पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? पीछे हम लोग फिजिक्स का पढ़ रहे थे। अब हम लोग का केमिस्ट्री से पाला पड़ने वाला है। किससे? केमिस्ट्री से हम लोग का पाला पड़ने वाला है। देखिए दोस्तों, साइंस में 3 सब्जेक्ट होता है। साइंस में 3 सब्जेक्ट होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है फिजिक्स होता है, एक होता है केमिस्ट्री होता है, और एक क्या होता है? बायोलॉजी होता है। क्या होता है? फिजिक्स केमिस्ट्री एक बायोलॉजी, यानी कि 3 सब्जेक्ट जब मिलता है तो एक साइंस बनता है। 3 सब्जेक्ट जब मिलने के बाद एक साइंस बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या था दोस्तों? निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? NaCl विलयन एवं कॉपर, या फिर MgCl2 विलयन एवं कॉपर धातु, FeSO4 विलयन एवं क्या है? विलयन एवं सिल्वर धातु, या फिर AgNO3 विलयन एवं सिल्वर कॉपर। तो देखिए दोस्तों, इसमें से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है दोस्तों? वो कौन सा करता है दोस्तों? AgNO3। कौन क्या आता है? AgNO3 विस्थापन एवं कॉपर। ये प्रश्न आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया करता है। क्या करता है? ये विस्थापन अभिक्रिया करता है। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग का आगे का प्रश्न क्या है दोस्तों? साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार, यानी किस अभिक्रिया का उदाहरण है? यानी कि साग सब्जी जो क्या होता है? सड़ गल जाता है, वो जो कंपोस्ट बन जाता है दोस्तों, वो किस अभिक्रिया का उदाहरण है? पहला है उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, प्रतिस्थापन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि जो साग सब्जी जब कंपोस्ट हो जाती है, ये किस अभिक्रिया के कारण होता है? ये उष्मा के कारण होता है। किसी कारण होता है दोस्तों? उष्मा के कारण। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग अपने अगले प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं यानी। देखिए दोस्तों, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? दहन हो जाएगा, श्वसन है, भोजन का पचना, या फिर अपक्षेपण। बताइए कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसमें भोजन की जो क्रिया नहीं है, वो कौन सा नहीं हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा अपक्षेपण। क्या हो जाएगा? अपक्षेपण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। मुबारक हो दोस्तों, मुबारक हो। आप हम लोगों ने कितने 30 प्रश्न कर लिए। कितने प्रश्न हम लोगों ने कर लिया? 30 प्रश्न कर लिया। हम लोग के पास कुल प्रश्न संख्या कितना बचा? मात्र 50 प्रश्न हम लोग का और करना है। कितना करना है? 50 प्रश्न हम लोग को और करना है। इसलिए आप लोग दिल थाम के बैठिए, दिल थाम के बैठिए दोस्तों। आप लोग कहीं नहीं जाना है। ठीक है, एकदम पानी वगैरह पी लेना है। आगे का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? यानी कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बताना है। क्या है? C2H5OH, या फिर C6H6O6, या फिर C6H12O6, या फिर C6H6। बताइए दोस्तों, ग्लूकोज का आपको रासायनिक सूत्र बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। C6H12O6। देखिए दोस्तों, जगह कम है इसलिए मैं इस टाइप का लिख रहा हूँ। जगह कम है इसलिए मैं इस टाइप का लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे? C6H12O6 ऑप्शन नंबर सी में है। कहाँ है? C6H12O6 ऑप्शन नंबर सी में है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे का दोस्तों क्या है प्रश्न? आइए पढ़ते हैं। आगे का प्रश्न कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? आपको यानी कि बताना है कि कौन समीकरण जो है संतुलित नहीं है। संतुलित का अर्थ है दोस्तों कि एलिमेंट्स जो होता है ना, इक्वल नहीं होना, यानी कि बराबर नहीं होना। प्रश्न संख्या 1, 2, 3 या फिर 4। बताइए दोस्तों, आप लोग को देखना है और बताना है कि कौन समीकरण जो है संतुलित नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ऑप्शन डी नंबर जो कह रहा है कि संतुलित नहीं है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है? कि संतुलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको डिटेल से क्यों नहीं बता रहा हूँ, इसका भी रीजन है। डिटेल से मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। आप लोग के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच संभव क्या होगा? यानी कि कोई लिटमस लाल रंग को नीला कर देता है तो उसका पीएच जो मान होगा वो क्या होगा? 4 होगा, 11 होगा, 7 होगा, या फिर 5।
बताइए दोस्तों कौन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, कोई भी लिटमस लाल को जब नीला कर देगा तो उसका मान जो होता है वो 11 होता है। क्या होता है? 11। 11 कहाँ है, कहाँ है? हाँ, ऑप्शन नंबर बी में है 11। कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी में 11 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं। ठीक है, यह दुष्ट पुष्प क्या है, यानी कि यह दुष्ट जो पुष्प होता है वो क्या है बताइए। यह सद पुष्प क्या है दोस्तों? ZnSO4, ZnCl, ZnO या फिर ZnS, बताइए कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये जो पुष्प होता है ना, ये क्या होता है दोस्तों? ZnO। क्या होता है? ZnO होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या कितना है दोस्तों? प्रश्न संख्या 35 है। ठीक है, प्रश्न संख्या कितना है? 35। निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, यानी कि कौन सा गैस जो है चूने के पानी को क्या करता है दोस्तों? दूधिया रंग कर देता है। Cl2, CO2, NO2 या फिर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन करता है दोस्तों? कि चूने के पानी है ना दोस्तों, क्या करता है? उसको दूधिया कर देता है। क्या करता है? उसको दूधिया कर देता है। ठीक है, बताइए कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों CO2 क्या करता है दोस्तों? चूने के पानी को क्या करता है दोस्तों? दूधिया कर देता है। क्या करता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी वही है, सो दोस्तों CO2 हो जाएगा। ठीक है, आगे का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है। बहुत बार आप लोग इस प्रश्न को पढ़े होंगे, सुने होंगे कि मधुमक्खी जो काटती है तो उसके डंक में कौन सा अम्ल होता है जिसके कारण वो फूल जाता है। मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या फिर ऑक्जेलिक अम्ल, बताइए दोस्तों कौन सा अम्ल होता है मधुमक्खी के डंक में। तो देखिए दोस्तों, मधुमक्खी के डंक में पता है क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है? कि मेथेनोइक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? प्रश्न संख्या 37। प्लास्टिक यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर प्रश्न पूछा ही जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? बताइए। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, बताइए। तो देखिए दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Ca, क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O। क्या होता है? CaSO4 हाफ यानी कि 1/2 H2O। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए दोस्तों, यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ भी नहीं है लिखा। तो कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा है। कहाँ है दोस्तों लिखा हुआ? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बी। चलिए अपने अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न क्या है दोस्तों? अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, यानी कि अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं, यानी कि रिएक्शन करते हैं, तो क्या बनाते हैं? प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल, लवण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, अम्ल और क्षार क्या करते हैं? जब आपस में जो ये अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। साउंड पे आप लोग गौर नहीं कीजिएगा दोस्तों, साउंड पे आप लोग गौर नहीं कीजिएगा। चलिए दोस्तों, साउंड भी बंद हो गया है। क्या हो गया? साउंड भी बंद हो गया। आगे का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? Si, Al या फिर P या फिर Na। बताइए दोस्तों, किस एलिमेंट में क्या होता है कि तत्वों की जो संख्या है वो सबसे अधिक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, P यानी कि पोटेशियम में जो दोस्तों P किसका होता है दोस्तों? बताइए। P फास्फोरस का होता है या फिर पोटेशियम का होता है? बताइए। थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्यूप्राइट निम्नलिखित में यानी निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? क्यूप्राइट किसका अयस्क है दोस्तों? Ag का, Zn का, Cu का या फिर Al का? बताइए दोस्तों, क्यूप्राइट बताइए किसका हो जाएगा? तो देखिए क्यूप्राइट जो है
वो किस धातु का अयस्क है? वो कॉपर का है। किसका है दोस्तों? कॉपर का। कॉपर कहाँ लिखा हुआ है? कॉपर Cu दोस्तों, Cu होता है कॉपर। कहाँ है Cu? ऑप्शन नंबर सी में ही है कॉपर। ठीक है, चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, आइए देखते हैं। आगे का प्रश्न कहता है हम लोग का, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। ऑक्सीजन की जो संयोजकता क्या होती है? 1, 0, 2 या 3? तो देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। हम लोग लिखते हैं ना O2, यही 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, गंधक की परमाणु संख्या है, यानी कि गंधक की जो परमाणु संख्या क्या है दोस्तों? 14 है, 15 है, 16 है या फिर 17 है? तो देखिए दोस्तों, गंधक की जो हम लोग का परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है? 16 होता है। कितना होता है दोस्तों? वो 16 होता है। कहाँ है 16? ऑप्शन नंबर सी में 16 है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों बोलता है कि अभिक्रिया समूह को कहते हैं, यानी कि ये जो डबल बाउंड दिया है, CO दिया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्डिहाइड समूह कहते हैं, इथेन समूह कहते हैं, अल्कोहल समूह कहते हैं या फिर कार्बोनिक यानी कार्बोनिक समूह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसको हम लोग कार्बोनिक अम्ल यानी कार्बोनिक समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनिक ग्रुप कहते हैं। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? वेल्डिंग हम लोग जो करते हैं उसमें किस गैस का उपयोग होता है? मेथेन का, एथाइन का, एथेन का, एथीन का। यानी कि वेल्डिंग जो करते हैं ना, जैसे कि देखो आपके घरों में कुछ वगैरह जैसे कि लोहे की चीज जब टूट जाती है तो हम लोग जो वेल्डिंग करते हैं तो उसमें किस गैस का हम लोग उपयोग करते हैं बताइए? तो देखिए दोस्तों, उसमें पता है हम लोग किसका करते हैं? एथाइल का करते हैं। क्या करते हैं? एथाइन गैस का उपयोग करते हैं। एथाइन का है, ऑप्शन नंबर बी में एथाइन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कार्बन यानी कि कार्बन आवर्त सारणी के किस भाग का सदस्य है? कार्बन यानी कि सी आवर्त सारणी के किस भाग का यानी किस ग्रुप का सदस्य है? बताइए किस वर्ग का? 3, 6, 13 या 14? बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, कार्बन जो है ना आवर्त सारणी के, वो कितना है? भाग 16 में है। वो सारणी कितना? 16 में। सारणी के किस वर्ग में? सारणी के 16 6 वर्ग में। कितना? सारणी के 6 वर्ग में है दोस्तों। कितना? सारणी के 6 वर्ग में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बहुत कम प्रश्न संख्या बचा है दोस्तों, बहुत ही कम बचा है। एथाइल में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच किस यानी कि कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? यानी कि एथाइल में कार्बन कार्बन के बीच जो होता है बाउंड, उसके सहसंयोजक बंधक होते हैं। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है या फिर 4 होता है? बताइए कितने होता है? तो वो जो हो जाता है दोस्तों वो 3 होता है। कितना होता है? 3 एथाइल में। ठीक है, कितना होता है? 3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन है? हेलोजेन यानी कि बताना कि कौन सी सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन है? FCl, Br या फिर आई की आई किसको बोलते हैं? आयोडीन को कहते हैं। आयोडीन यानी कि नमक को। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा दोस्तों। लोहा कहाँ है? लोहा को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, लोहा एफ है। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। 48 क्या कहता है? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? यानी कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 5, 6, 7 या फिर 8? तो देखिए दोस्तों, आवर्त सारणी में जो आवर्त की जो संख्या होती है वो कितनी होती है दोस्तों? वो 7 होती है। कितनी होती है? 7। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न क्या है दोस्तों? आगे का प्रश्न कहता है पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? यानी कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है। क्या है? 19। ठीक है,
आपको बताना इसकी संयोजकता क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी या फिर 4। तो देखिए दोस्तों, पोटेशियम की जो परमाणु संख्या क्या है, कितना 19 है, तो इसकी जो संयोजकता हो जाती है ना, वो कितना हो जाती है, 1 हो जाती है। कितना होती है दोस्तों, 1 होता है। तो 1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न क्या है दोस्तों, आवर्त यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या होती है, यानी कि आधुनिक जो आवर्त सारणी में होती है दोस्तों, उसमें ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या कितनी होती है, 7, 10, 16, 18 कितनी होती है दोस्तों, तो वो कितनी होती है दोस्तों, वो होती है 18। कितनी होती है दोस्तों, 18 होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आप लोग को मुबारक हो दोस्तों, हम लोगों ने कितना 50 प्रश्न कर लिया। कितना प्रश्न हम लोग कर लिए, 50 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं दोस्तों। मात्र 30 प्रश्न और बचा है, कुछ देर के बाद क्लास समाप्त होगा। 30 प्रश्न और बचा है, कितना, 30 प्रश्न और बचा है दोस्तों। एकदम दिल थाम के बैठिए, ठीक है दोस्तों, कितना दिल थाम के बैठिए। कहता है कि निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है, यानी कि निम्नांकित जो तत्व जो दिया है, इसमें आपको बताना दोस्तों कि तत्वों की कौन सा धातु है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बताइए, ए, बी, सी या फिर डी हो जाएगा, बताइए दोस्तों। हुबहू दोस्तों यही परीक्षा में आया, कितना होगा हुबहू। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है, यानी कि वनों पर आधारित उद्योग कौन है, जो कि वनों यानी कागज उद्योग है, टिम्बर उद्योग है या फिर लाख उद्योग है या फिर इनमें से सभी। तो देखिए दोस्तों, ये जो उद्योग होता है ये टिम्बर पर भी आधारित होता है, कागज भी आधारित होता है और ये लाख उद्योग भी आधारित होता है। क्या होता है, लाख उद्योग वनों पे जो आधारित होता है वो क्या होता है, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, आगे का प्रश्न दोस्तों यही कहता है कि सिंचाई के लिए पौधे को ठीक जड़ों में समीप जल पहुंचाने की तकनीक को क्या कहते हैं, यानी कि सिंचाई के समय जो पौधे में, पौधे की जो जड़ों में जो जल पहुंचता है उस तकनीक को क्या कहते हैं दोस्तों, वर्षा जल से सिंचाई, यांत्रिक छिड़काव या फिर टपकन सिंचाई या फिर नहर से सिंचाई, क्या कहते हैं दोस्तों, उस विधि को बताना है। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न क्या है, बायोलॉजी से आ गया आप लोग का। कितना, ये प्रश्न आप लोग का बायोलॉजी से आ गया है। ठीक है, ठीक है, क्या कहते हैं उस विधि को दोस्तों, बताइए। तो देखिए दोस्तों, उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, टपकन विधि। टपकन विधि में क्या होता है दोस्तों कि एक किसी चीज में हम लोग पानी ले लेते हैं, अब पानी क्या कहता है दोस्तों, टप 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 करके बहते रहता है। जिस प्रकार नल कभी खुला छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा दोस्तों, वो टप टप टप, नहीं ज्यादा जोर से आप लोग बंद नहीं कीजिएगा तो वो टप टप करके बहते रहेगी, उसी को हम लोग टपकन विधि कहते हैं। उसी टाइप की होती है। ठीक है, आगे का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष में आरंभ हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये आपको एग्जाम में भी पूछ लेता है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में, कि उत्तराखंड में जो चिपको आंदोलन हुआ वो किस वर्ष में आरंभ हुआ था। 1971 में दोस्तों, 1973 में, 1981 में या फिर 1988 में, कब हुआ था दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये जो आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था, 1973 में हुआ था। कब हुआ था, 1973 में चिपको आंदोलन। ये पेड़ से संबंधित था। क्या है दोस्तों, ये पेड़ से संबंधित आंदोलन था। ठीक है, चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, यानी कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, मृतपोषी, स्वपोषी या फिर होलोजोइक पोषी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, कवक में जो हम लोग का पोषी पाई जाती है वो मृतपोषी पाई जाती है। ठीक है, मृतपोषी क्या पाई जाती है, मृतपोषी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न क्या कहता है, देखिए दोस्तों, आगे का प्रश्न हम लोग का यही कहता है, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, यानी कि कौन सा जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, बताइए। मृत घास पत्ते, पॉलीथीन, रबर या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो देखिए दोस्तों, मृत घास और पत्ते हो जाएगा ऑप्शन इसका। क्या हो जाएगा, मृत घास और पत्ते। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों,
मनुष्य में पाचन क्रिया आरंभ होता है, यानी कि मनुष्य में जो भोजन का जो पचना होता है वो क्रिया कहाँ आरंभ होती है, बताइए दोस्तों। पहला प्रश्न है मुख गुहा में, ग्रसनी से, या अग्नाशय से, या फिर छोटी आंत से। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि मनुष्य में जो पाचन की जो आरंभ क्रिया होती है वो कहाँ होती है, मुख गुहा से हो जाती है, और खत्म कहाँ होती है दोस्तों, ये छोटी आंत से खत्म हो जाती है। आरंभ होती है मुंह से और खत्म कहाँ होती है, छोटी आंत आंत से, ठीक है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक प्रश्न था दोस्तों, मैंने दो दो इसका आंसर बता दिया और दो दो प्रश्न भी करा दिया, ठीक है। सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है, यानी कि सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है, श्वसन है, पोषण है, प्रजनन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, सजीवों में जो पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है वो क्या है, श्वसन है, पोषण भी है और प्रजनन भी है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे दोस्तों किन्वन क्रिया होती है, यानी कि किन्वन की जो क्रिया होती है कहाँ होती है, हाइड्रा में होती है, अभिमा में होती है, ईस्ट में होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, किन्वन की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है, वो ईस्ट में होती है। कहाँ होती है दोस्तों, वो ईस्ट में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 60 प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नांकित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो वायवीय क्रिया होती है उसमें किस गैस का प्रयोग करता है दोस्तों, CO2 का यानी कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 का, या फिर N2 का, या फिर O2 का। तो देखिए दोस्तों, वो जो गैस का जो हम लोग प्रयोग करते हैं उस क्या होता है, O2 का होता है। क्या होता है दोस्तों, O2 यानी कि ऑक्सीजन का करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आपको कंप्लीट अगर बायोलॉजी पढ़ना है वन शॉट में ना, तो एक वीडियो होगा, ठीक है। क्रैश कोर्स में एक वीडियो डाला गया है प्ले लिस्ट में, जहाँ लिखा है बायोलॉजी वन शॉट। बायोलॉजी वहाँ पे वन शॉट लिखा है, ठीक है। तो आप लोग वो पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको क्या होगा कि पूरा चैप्टर 1 से लेकर मैंने चैप्टर 8 तक वहाँ पूरा कंप्लीट बायोलॉजी कराया है, ठीक है। आप लोग जाकर वहाँ पे 2x में या फिर 1x में देख सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम में मिल जाएगा उसका ही पीडीएफ, जहाँ पे पूरा बायोलॉजी जो है ना, पूरा इंपॉर्टेंट प्रश्न वहाँ पे पीडीएफ है। पीडीएफ देखिएगा दोस्तों तो मन खुश हो जाएगा, ठीक है। जाइए और एक बार देख के आइए, एक बार देखिएगा तभी आपको यकीन होगा। क्या होगा, यकीन होगा, देखिएगा तभी यकीन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, वायवीय ईंधन किसे कहा जाता है, यानी कि वायवीय ईंधन किसे कहा जाता है, बताना है दोस्तों। वसा को कहते हैं, प्रोटीन को कहते हैं, ग्लूकोज को कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, वायवीय ईंधन जो हम लोग किसको कहते हैं, वो ग्लूकोज को कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लूकोज को हम लोग वायवीय ईंधन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है, यानी कि पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है वो वाष्पोत्सर्जन की किस भाग में होता है, बताना है दोस्तों। किस अंग में, फूल में, तना में, पत्ती में, या फिर इनमें से सभी में। तो देखिए दोस्तों, पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो किस में होती है दोस्तों, वो पत्ती में होती है। किस में होती है, पत्ती में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, सी। चलिए आगे का प्रश्न क्या कहता है, देखिए दोस्तों, हम लोग का आगे का प्रश्न कहता है मानव हृदय किस तंत्र का भाग है, पाचन का, श्वसन का, उत्सर्जन क्या, या फिर परिसंचरण तंत्र का। तो देखिए दोस्तों, मानव का जो हृदय है वो किसका भाग है, तो वो जिसकी दोस्तों, वो जो हम लोग का भाग हो जाता है वो किसका होता है, परिसंचरण तंत्र का। किसका भाग होता है दोस्तों, परिसंचरण तंत्र। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए, कमेंट कीजिए दोस्तों, कमेंट में भी आप लोग बता से देखिए, कमेंट आप लोग कीजिएगा तो क्या होगा कि जो डाउट अगर आपको गलत लगे, ठीक है, जैसे कि मैं बताया कि मानव हृदय किस तंत्र का भाग है। अगर आप लोग, एक बच्चा श्वसन बता दिया, एक बच्चा क्या किया, श्वसन बता दिया, ठीक है। तो अभी मैं क्या बताया, पारिसंचरण तंत्र, क्या होगा, तो वो बच्चे का गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको पूरा आंसर क्या होगा, आपको पूरा डाउट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा कि नहीं, मानव हृदय के जो भाग तंत्र होता है वो क्या होता है, परिसंचरण तंत्र होता है। क्या होता है, परिसंचरण तंत्र। तो गलती कीजिएगा तभी ना सीखिएगा, और गलती नहीं कीजिएगा तो कहाँ सीखिएगा, बताइए। जिसका सही है उसका तो सही है बेकरा, उसका तो बल्ले बल्ले है, क्या है, उसका बल्ले बल्ले है, ठीक है। आगे का प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है, यानी कि रक्त थक्का को, यानी कि रक्त जो होता है वो थक्का बनाने में कौन सहायता करता है, बताइए दोस्तों। आरबीसी करता है, या फिर फाइब्रिनोजिन कहता है, या फिर लसिका, या फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बताइए दोस्तों, कौन रक्त को यानी कि थक्का बनाने में मदद करता है।
तो देखिए दोस्तों, रक्त को थक्का बनाने में फाइब्रोबिन यानी कि जिसको फाइब्रो क्या है फाइब्रिक जोनिक जो है दोस्तों, वो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ चलिए आगे का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, पादप अपशिष्ट पदार्थ यानी कि अपशिष्ट संचित रहते हैं, यानी कि पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं छाल में या फिर कोशिकीय रितिकाओं में या पत्तियों में या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पादप जो अपशिष्ट संचित रहता है वो क्या होता है, पत्तियों का में भी होता है, छाल में भी होता है और कोशिका रितिकाओं में भी होता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, हम लोग का आगे का प्रश्न कहता है कि एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है, यानी कि जब एमिनो अम्ल क्या होता है दोस्तों, टूटता है तो उसके विखंडन से क्या बनता है, CO2 बनता है, SO2 बनता है या फिर NH3 बनता है, अमोनिया। NH3 को हम लोग क्या कहते हैं, अमोनिया कहते हैं। ठीक है, आप लोग सूत्र याद रखिएगा, तो आपको ऐसे बोल देगा कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो एन क्या बताएगा, NH3 होता है। क्या होता है, NH3 अमोनिया का रासायनिक सूत्र। ठीक है, या फिर CO किसका हो जाएगा बताइए, एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है। तो देखिए दोस्तों, एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है, अमोनिया बनता है। क्या बनता है, अमोनिया। अभी मैंने अमोनिया का सूत्र बताया था। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में अमोनिया का सूत्र लिख दीजिए। कमेंट में आप लोग अमोनिया का एक बार सूत्र लिख दीजिए। क्या कीजिए, कमेंट में आप लोग अमोनिया का एक बार सूत्र लिख दीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 67 क्या है, 67 कहता है वृषक का प्रधान कार्य है, यानी कि वृषक का प्रधान कार्य क्या है, पाचन है या फिर उत्सर्जन है या फिर प्रजनन है या फिर ATP निर्माण। बताइए दोस्तों, वृषक का प्रधान कार्य क्या है। तो देखिए दोस्तों, वृषक का जो प्रधान कार्य है वो क्या है, उत्सर्जन है। क्या है, उत्सर्जन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोलता है इनमें से कौन पादप हार्मोन है, यानी कि कौन पादप हार्मोन है। बताइए दोस्तों, इंसुलिन है, थायरो थायरोक्सिन है या फिर एस्ट्रोजन है या फिर साइटोकाइन है। बताइए दोस्तों, कौन हो जाएगा पादप हार्मोन। तो देखिए दोस्तों, पादप हार्मोन जो हो जाता है वो क्या होता है, वो होता है साइटोकाइन। क्या होता है, साइटोकाइन को हम लोग पादप हार्मोन कहते हैं, साइटोकाइन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 69 क्या है, प्रश्न संख्या 69 कहता है फल पकने वाला हार्मोन है, यानी कि फल पकने वाले हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सिन कहते हैं या फिर जिबरेलिन कहते हैं या फिर एथिलीन कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, फल पकने वाले हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एथिलीन। क्या कहते हैं, एथिलीन कहते हैं। फल पकने वाले हार्मोन को एथिलीन कहते हैं। ठीक है, ये सब घरेलू चीज में भी आप लोग उपयोग करते होंगे एथिलीन को, जो फल पकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, मात्र कितना, मात्र 10 प्रश्न बचा है, 10 प्रश्न बचा है दोस्तों, इसलिए क्लास को आप लोग पूरा अंत तक देखिए। क्या, क्लास को पूरा अंत तक देखिए, एकदम 10 प्रश्न बचा है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास एकदम अंत तक बने रहे दोस्तों। ठीक है, मात्र 10 प्रश्न ही बचा है। ठीक है, आगे का प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है, यानी मनुष्य में कपाल तंत्रों की संख्या होती है 12 जोड़ी होती है, 31 जोड़ी होती है, 10 जोड़ी होती है या फिर 24 जोड़ी। तो देखिए दोस्तों, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, वो होती है हम लोग का 12 जोड़ी। कितना होता है दोस्तों, 12 जोड़ी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, रुधिर चाप नियंत्रित होता है, यानी कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है किसमें, थाइमस द्वारा होता है या फिर अग्नाशय द्वारा होता है या फिर एड्रिनल द्वारा होता है या फिर वृषक द्वारा। तो देखिए दोस्तों, रुधिर चाप जो नियंत्रित होता है वो किसके द्वारा होता है, एड्रिनल। क्या होता है, एड्रिनल द्वारा। किसके द्वारा होता है दोस्तों, एड्रिनल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न दोस्त देखिए दोस्तों, हुबहू प्रश्न यही छपेगा, इसलिए आप लोग ध्यान से एकदम कान में हेडफोन लगाइए और सुनते रहिए। क्या कीजिए, कान में हेडफोन लगा के सुनते रहिए। ठीक है, आगे हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, यानी कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, विखंडन द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा या फिर लैंगिक जनन द्वारा या फिर इनमें से सभी। तो देखिए दोस्तों, हाइड्रा में जो हम लोग का प्रजनन होता है वो क्या होता है, विखंडन द्वारा भी होता है या फिर मुकुलन द्वारा भी होता है उसमें,
फिर लैंगिक जनन के द्वारा भी होता है हाइड्रा में प्रजनन। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, पुष्प में नर जनन अंग होता है, यानी कि पुष्प में नर जनन अंग क्या होता है, पुंकेसर होता है, दलपुंज होता है, या फिर वर्तिकाग्र होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, पुष्प में नर जनन अंग जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, वो पुंकेसर होता है। क्या होता है दोस्तों, पुंकेसर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, पुंकेसर। ठीक है, क्लास आप लोग लाइक कर दीजिए, क्या कीजिए, क्लास आप लोग लाइक कर दीजिए दोस्तों। क्लास अगर आप लोग लाइक कीजिएगा तो बहुत मजा आएगा, क्या हो जाएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, शुक्राणु बनता है, शुक्राणु कहाँ बनता है दोस्तों, गर्भाशय में बनता है, मूत्राशय में बनता है, अंडाशय में बनता है, या फिर वृश्चिक में बनता है। तो देखिए दोस्तों, शुक्राणु कहाँ बनता है, तो देखिए दोस्तों आप लोग को पता होगा कि शुक्राणु अंडाशय में बनता है। क्या होता है, कहाँ बनता है शुक्राणु दोस्तों, वृश्चिक में, सॉरी, कहाँ बनता है शुक्राणु, वृश्चिक में बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृश्चिक में बनता है। ठीक है, चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। कुछ कुछ मिस्टेक हो जाता है दोस्तों। क्या है, जीवों में यानी कि जीवों में उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था, यानी कि जीवों के उत्पत्ति में के लिए जो पृथ्वी पर क्या नहीं था, CO2 नहीं था, NO2 होता, या फिर CO2, या फिर इनमें से कभी, यानी कि जीवों की जो उत्पत्ति हुई, ठीक है, जीवों की उत्पत्ति होने के पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था, क्या नहीं था दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी पर क्या नहीं था, पृथ्वी पर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं था उस समय, NO2 भी नहीं था, और ऑक्सीजन भी कुछ नहीं था, यानी कि उसमें कुछ भी नहीं था। जिस समय जीव की जो उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति से पहले, आज हम लोग हैं तब ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, NO2 है, यानी विभिन्न प्रकार गैस है। पहले अगर हम लोग नहीं थे, यानी मनुष्य का जाति यानी मनुष्य ही नहीं था, तो क्या नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, कौन सा नहीं था, इनमें से सभी यानी कि कुछ भी नहीं था। ठीक है, चलिए, मात्र कितना, 5 प्रश्न और बचा है, कितना, 5 प्रश्न। बोलता है, क्या कहता है बताइए, क्या है, ऑर्कियोप्लेरिक्स यानी कि ऑर्कियोप्लेरिक्स के संबंध में निम्नांकित में किस कथन कथन का सत्य है, यानी कि कौन सा कथन सत्य है ऑर्कियोप्लेरिक्स में। यह एक जीवीय यानी कि एक जीवाश्य जीवाश्य है, या फिर दूसरा कहता है कि इसके इसके जबड़े में दांत और उंगलियों में नख थे। तीसरा है, इनमें डेंगे तथा पंख विद्वान थे, या फिर इनमें से सभी नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सब। देखिए दोस्तों, ऑर्कियो जो थे, ऑर्कियोप्लेरिक्स जो थे, उनमें सभी चीज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जीवाश्म भी थे, जबड़े में दांत, उंगलियों में नख थे, और क्या था, डेंग तथा पंख विद्वान थे। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी इसका राइट हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं, यानी कि कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं, घोंगे, कुछ सरीसृप, पक्षी, या फिर मधुमक्खी। बताइए कौन सा प्राणी अपना लिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं, कौन सा प्राणी हो जाएगा दोस्तों। घोंगा जो दोस्तों है ना, वो अपना लिंग क्या करता है, चेंज कर सकता है। क्या करता है, कभी वो स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग बन जाएगा, पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग बन जाएगा, यानी कि वो लड़की है तो लड़का बन जाएगा, लड़का है तो लड़की बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, जलवायु, सॉरी जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, या फिर इनमें से सभी, कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए दोस्तों, पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है, जलवायु भी आता है, स्थल मंडल भी आता है, वायुमंडल भी आता है, सभी आता है। क्या होता है, सभी आता है। तो जाहिर सी बात है, ऑप्शन नंबर डी मार देंगे एकदम आंख बंद करके। ठीक है, आइए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या कहता है, मैदानी पारितंत्रिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक, चतुर्थी, यानी कि मैदानी पारितंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है। तो देखिए दोस्तों, मेढक द्वितीय उपभोक्ता, क्या है, द्वितीयक, क्या है, मेढक द्वितीय उपभोक्ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, आइए अगला प्रश्न, निम्नांकित में
कौन एक जैवीय अग्नि क्या है, अग्निनिकनीकरण पदार्थ है? अनिम्नीकरण, मिस्टेक होगा दोस्तों, अनिम्नीकरण पदार्थ है, नहीं बोलता कि निम्नलिखित में से कौन एक जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? डीडीटी, कागज, वाहिक यानी कि वाहित मल, या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, डीडीटी जो है ना वो क्या है, अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। क्या है? अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, आगे क्या है, आगे का प्रश्न संख्या क्या है, करता है कि लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या है दोस्तों? आगे लघु उत्तरीय प्रश्न है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस प्रश्न को भी करवा दूं, देखिए फिर क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस प्रश्न को भी करवा दूं, तो आप लोग कमेंट में क्या लिखिए कि प्रश्न करवाना है, तो कमेंट में यस लिखिए। तो आप लोग कमेंट में यस लिखिएगा दोस्तों, तभी ये प्रश्न कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? कमेंट में अगर आप लोग यस लिखिएगा तभी ये प्रश्न कराया जाएगा, अन्यथा नहीं कराया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो क्या होगा, ये प्रश्न मैं करवा दूंगा। ठीक है, और इस पे लाइक की संख्या 100 होनी चाहिए, 100 प्लस होगा इस पे लाइक की संख्या, तभी मैं अगला प्रश्न करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर तैयारी करना है तो इस चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, इसका अभी जस्ट इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, और आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना ना भूले, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिलेगा। व्हाट्सएप में क्या कर सकते हैं आप, अपना डाउट कोई प्रश्न होगा तो आप लोग प्रश्न भेज सकते हैं या फिर मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल क्या है, व्हाट्सएप जो ग्रुप है, आपको जिसमें एग्जाम होगा उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बने रहे, हम लोग मॉडल सेट भी करवा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मॉडल सेट का ये प्रश्न नहीं था, ये प्रश्न हूबहू बिहार बोर्ड में छपेगा, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्या कीजिए दोस्तों, इस वीडियो को दोस्तों के साथ अपने साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा सभी विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है।